नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि हमने पीछे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानकारी ली, अपवर्तन से जुड़ी एक दूसरी घटना है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन। तो चलिए इस घटना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ वीडियो देखिएगा। आप देखिए पहले वीडियो में आपको एक कांच चटका हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें एक दरार है और वो दरार बड़ी चमकीली दिखाई दे रही है। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि खिड़कियों के शीशे जो चटक जाते हैं या कहीं पर भी इस तरह से कांच चटका हुआ होता है, तो वो चटका हुआ भाग बड़ा चमकीला दिखाई देता है। उसी तरह से एक दूसरे वीडियो में देखिएगा आप कि एक कांच की एक बोतल है, उसमें आधा हिस्सा पानी से भरा हुआ है। तो जब आप उसको बोतल को हवा में रख रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका वो पानी वाला भाग वो हमें अच्छा चमक रहा है, और जो खाली भाग है वो उसकी तुलना में कम चमकीला दिख रहा है। लेकिन जब इस बोतल को देखिए पानी से भरे किसी बर्तन में डुबोया जा रहा है, तो पानी में डूबते ही जो पानी वाला भाग है अब वो लगभग गायब सा हो गया, और जो खाली भाग है वो ज़्यादा चमक रहा है। तो ये जो घटना हमने देखी हैं, चलिए इस पर विश्लेषण करते हैं। और ये इस तरह की बहुत सारी और भी घटनाएं होती हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको हम आगे एनालाइज करेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का अपवर्तन से क्या संबंध है और ये घटना होती कैसे है, चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक बाउंड्री है जिसके एक तरफ एक प्रकार का माध्यम है, मान लीजिए हवा है, और दूसरी तरफ कांच है। और हमें मालूम है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक NGA है। ये मान लीजिए हमें ज्ञात है। जैसा कि हम जानते हैं कांच का एवरेज जो अपवर्तनांक होता है वो 3/2 के आसपास होता है। वैसे क्राउन कांच जो होता है उसका लगभग 1.52 होता है, और जो फ्लिंट कांच होता है उसका लगभग 1.62 होता है। तो एवरेज हम 1.5 मान लेते हैं। चलिए इस बाउंड्री पर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो वो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है, आपतन कोण 0 है। लेकिन जब तिरछी आपतित होगी तो वहां पर अभिलंब के अनुसार वो सघन से विरल माध्यम में जाते समय अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरीके से विरल माध्यम में कोण बड़ा हो जाएगा। चलिए हम आपतन कोण को, जो हमें आई नजर आ रहा है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इस किरण को थोड़ा और तिरछी डालते हैं। अब की बार आपतन कोण पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया, तो अपवर्तन कोण और बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं किरण समतल जो बाउंड्री है उसकी तरफ झुकती जा रही है। तो इसका मतलब एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि जब आप आपतन कोण बढ़ाते बढ़ाते वो स्थिति प्राप्त कर लें कि ये अपवर्तित किरण अब इस तल के अनुदिश ही चली जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ किरण समतल की ओर झुकती चली जा रही है विरल माध्यम में कोण बड़ा होने के कारण, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं अब हमारा जो अपवर्तन कोण है वो पूरा 90 डिग्री का बन चुका है, जबकि अभी आपतन कोण 90 डिग्री नहीं हुआ है। इसका मतलब अगली संभावना ये है कि अगर आपने इस कोण से थोड़ा सा भी अगर कोण बढ़ा दिया उस किरण का, ये मान लीजिए बाउंड्री ये है, अगर आपतन कोण आपने अब की बार इस विशेष कोण से आपने बढ़ा दिया तो अब किरण को मजबूरन उसी माध्यम में लौटना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं अब ये किरण अपवर्तित ना होकर के दूसरे माध्यम में ना जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आई। इसका मतलब यहां तक तो स्थिति में हमने देखा कि यहां तो हो रहा है अपवर्तन, जबकि अब एक विशेष कोण पर यह घटना, अपवर्तन की घटना परावर्तन की घटना में बदल गई। और निश्चित है कि ये एक विशेष कंडीशन पे आके हुई है, यानी कि जिस आपतन कोण पर आपका अपवर्तन कोण ठीक 90 डिग्री का हो गया है, और शर्त ये रही है कि सघन से विरल में प्रकाश का संचरण हो रहा है, उस स्थिति को पार करते ही प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाएगी, और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब आपका जो दर्शक है जिसके आँख में ये किरण प्रवेश करेगी उसको ये सतह दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर ये जो कोण है, जिस कोण पर हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन रहा है, इस विशेष कोण को हम IC से डिनोट कहते हैं, और इसी कोण को हम उन दोनों सतहों के लिए क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल IC। और हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं कि जिस सघन से विरल माध्यम में संचरण के समय जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उस कोण को हम क्रांतिक कोण कह देते हैं।
और अब निश्चित है कि इस क्रांतिक कोण से कम कोण पर तो अपवर्तन होता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यहाँ हम इस क्रांतिक कोण का अगर हम अपवर्तनांक से संबंध जोड़ें तो आप देखिए कि यहाँ IC और ये 90 डिग्री हमारे आपतन और अपवर्तन कोण है, तो स्पष्ट है कि NGA, बल्कि किरण कांच से एयर में जा रही है, तो यहाँ कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक न पाए साइन IC आपतन कोण का साइन बटे साइन 90 यानी कि साइन IC। इसका मतलब हमारा जो NGA है, चूँकि हम एयर के सापेक्ष ही किसी माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त करते हैं, और एयर के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक व्यक्त किया जाता है उसको हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिखे हैं, तो ये कांच का, क्राउन कांच का या फ्लिंट कांच का अपना आपेक्षिक अपवर्तनांक है, तो इसका मतलब ये हवा या निर्वात के सापेक्ष व्यक्त है। तो इसको पलट दीजिए, NGA हो जाएगा हमारा 1/sin IC, ये हमारा IC है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें कि भाई कांच के लिए, जैसे कि हम पानी की बात करें, हवा और पानी का पेयर लें अगर हम, तो पानी से हवा में जाते समय जो क्रांतिक कोण बनता है वो लगभग 48.5 डिग्री के आसपास बनता है, 48.6 डिग्री के आसपास। इसी तरह से अगर हवा और कांच की बात करें, और कांच हम ले रहे हैं मान लीजिए 1.5 का अपवर्तनांक है, n = 1.5, तो उसके लिए लगभग 42 डिग्री 41.8 डिग्री के आसपास क्रांतिक कोण बनता है। और अगर हम पानी और कांच की बात करें कि कांच से पानी में प्रवेश करे, तो ये लगभग 62.5 डिग्री के आसपास बन जाता है। मतलब हर पेयर के लिए क्रांतिक कोण अलग अलग है। और आप देख रहे हैं अगर हम डायमंड की बात करें, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 के करीब होता है, और इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 24.4 डिग्री के आसपास होता है इसका जो क्रांतिक कोण है। इसके देखिए डायमंड का अपवर्तनांक काफ़ी ज़्यादा है, कांच से ज़्यादा सख्त माना जाता है, और इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 24.4 डिग्री है। और देखिए क्रांतिक कोण कम है, और कम है तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सतह के लिए क्रांतिक कोण मान लीजिए इतना है, तो इसका मतलब है कि इतने डिग्री में जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो तो अपवर्तित हो जाएंगी, लेकिन अगर इससे जरा सा भी आपतन कोण बढ़ेगा तो वो परावर्तित हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। इसका मतलब जितना ये क्रांतिक कोण कम होगा उतना ही बाकी किरणों के परावर्तन की संभावना बढ़ती चली जाएगी। और यही कारण है डायमंड में क्यों हमें चमक ज़्यादा दिखाई देती है, उसको हम आगे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो वहाँ भी हमारे इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का कारण छुपा हुआ है। तो इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मुख्यतः 2 शर्तें हुई। पहली शर्त कि प्रकाश की किरण, जो हमारी शर्त है इस कंडीशन की, कि वो सघन से विरल में चले, एक तो ये शर्त है। और दूसरी शर्त ये हुई कि उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। ये 2 कंडीशन फॉलो हुई और तुरंत ही घटना, 2 माध्यम पारदर्शी होने के बावजूद भी प्रकाश की किरण अपवर्तित न होकर परावर्तित हो जाएगी। और उसी कंडीशन को हम कहते हैं, उसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए ये जो हमने यहाँ समझा है इसको कुछ घटनाओं से जोड़ करके देखते हैं, बारी बारी से कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए अभी जो हमने पहला वीडियो देखा था उसमें कांच में एक दरार देखी थी हमने। तो मान लीजिए कि ये कांच की प्लेट है, खिड़की का शीशा है, या जो वीडियो में आपने देखा उसमें कोई दरार है, और दरार का मतलब है कि वहाँ कांच इस तरह से चटक गया है कि वहाँ हवा प्रवेश कर चुकी है, यानी कि बाकी हिस्सा तो कांच है और ये हवा की लेयर बन चुकी। अब कोई भी प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए इस कांच में प्रवेश करती है और वो बाई चांस वो किरण है जो इस कांच में प्रवेश करके इस लेयर में से निकलना चाह रही है, तो सीधी सी बात है कि हमने जो अभी देखा था कि पहली शर्त कि सघन से विरल में जाए, तो यहाँ सघन कांच है, हवा विरल है, तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है। और अगर आने वाली किरणों में से वो किरण जो ऐसे कोण पर आपतित हो रही है जो कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण से, उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ने की बजाय परावर्तित हो जाएगी। और जब आपतित किरण परावर्तित होगी तो दर्शक को वहाँ पे सतह दिखाई दे जाएगी। तो आप इसीलिए देख रहे हैं वहाँ पर कि वो जो लेयर है वो कुछ चमकती हुई प्रतीत हो रही है।
इसी तरीके से एक दूसरी वीडियो में आपने देखा कि जब आपने उस बोतल में देखा पानी आधा भरा हुआ था, तो पानी एक परावर्तक सतह का काम करता है, उसका जो तल है। तो यहाँ इस हिस्से में जो प्रकाश आ रहा था वो परावर्तित होकर हमारी आंख में प्रवेश कर रहा था। तो यहाँ तो परावर्तन की वजह से हमें ये सतह अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन लेकिन जो ऊपर का अर्धभाग था वो अंदर भी हवा बाहर भी हवा, कांच की लेयर मामूली सी मान लीजिए, तो एक तरीके से यहाँ पर प्रकाश की किरण अपवर्तित ही हो रही थी, तो हमें वहाँ वो कम चमक में आ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में डुबोया इस बोतल को, तो आपने देखा कि ये भाग अब जो बाहर है बर्तन में पानी, यहाँ भी पानी है, अब जो प्रकाश की किरण आप देखिए बोतल के बाहर भी पानी और अंदर भी पानी, वो पहले वाली स्थिति बन चुकी जो पहले हवा में बन रही थी। लेकिन अब यहाँ पर बाहर पानी और अंदर हवा, तो जो प्रकाश की किरण पानी से हवा में प्रवेश करेगी तो वहां पर वो पूर्णांतरिक परावर्तन दिखा सकती है, और जैसे दिखाएगी तो दर्शक को वो सतह चमकीली दिखाई देगी। तो इसीलिए दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो आधा खाली भाग था वो ज़्यादा चमक रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके से। अब मान लीजिए जैसे कि हमें किसी एक प्रकाश की किरण को लंबवत दिशा में मोड़ना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसके मार्ग में 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण रख दें। तो ये यहाँ पर अभिलंब के अनुसार 45 डिग्री के कोण पर आपतन बनेगा, तो उसी तरीके से 45 डिग्री के कोण पर परावर्तित होते हुए ये लंबवत हो जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में जो इस दर्पण पर जो लेप होता है वो इस प्रकाश की एनर्जी का कुछ भाग अवशोषित कर लेगा, जिसकी वजह से हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी प्रतिबिंब, उसकी चमक वस्तु की चमक की तुलना में घटी हुई मिलेगी। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि हम एक समद्विबाहु समकोण आधार वाला एक प्रिज्म लेंगे। ये आप एक प्रिज्म देख रहे हैं जिसके कि दोनों कोण 45 डिग्री पर है और ये समकोण है, और कोई प्रकाश की किरण अब इस समान भुजा वाली एक सतह पर लंबवत आपतित होती है। तो आप देखेंगे यहाँ लंबवत आपतन के समय सीधी निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही ये दूसरे तल पर बाउंड्री पर टकराएगी, कांच और वायु की बाउंड्री पर, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो अभिलंब खींचेंगे हम, वो आप देखिए ये आपतन कोण 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। और उस स्थिति में आपतन कोण कांच और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण होता है उससे आप देखिए ये आपतन कोण बड़ा हो गया, तो ये अपवर्तित होने की बजाय यहीं पर ये परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तन की दिशा में अब ये अपनी दिशा से 90 डिग्री के कोण पर आगे बढ़ेगी, और यहाँ चूंकि अब दूसरी बाउंड्री पर लंबवत आपतित हो रही है इसलिए ये सीधी निकल जाएगी। तो एक तरीके से हमने इसी की तरह से यहाँ पर प्रकाश की किरण को समकोण पर परावर्तित कर लिया। इसी तरह से अगर एक दूसरी कोई किरण आएगी तो वो यहाँ पर आकर के इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रकाश की किरण शिफ्ट हो रही है उसी तरीके से उससे चलने वाला जो मार्ग की दिशा है वो आप देख रहे हैं उसी दिशा में ही शिफ्ट हो गई। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इस किरण को हम वापस उसी दिशा में लौटा दें, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक तरीका है कि हम प्रकाश की किरण को अब की बार समतल दर्पण पर लंबवत आपतित करा दें, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाएगी। लेकिन यहाँ फिर वही समस्या आएगी कि चमक घट जाएगी। तो अब की बार हम इस प्रिज्म को इस तरह से न रख करके अब की बार इस तरह से रखेंगे। और अब आप देखिए कि जो ये कोण आपका 90 डिग्री है, तो जो प्रकाश की किरण अब की बार विकर्ण तल में उसके लंबवत आपतित होगी तो वो तो सीधी निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही कांच और वायु के बीच में अब की बार आपतन कोण का मान 45 डिग्री बनेगा, आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं, तो ये क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये परावर्तित हो जाएगी। 45 और 45 जुड़ करके 90 डिग्री, इसका मतलब अपनी दिशा से लंबवत होगी। तो फिर जब आगे बढ़ेगी तो आपकी बार दूसरे तल पर कांच और वायु के बीच में जो नई बाउंड्री बनेगी वहाँ फिर से आपतन कोण 45 हो जाएगा, तो फिर क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण फिर परावर्तित हो जाएगी। 45 और 45 90 का मतलब अपनी दिशा के फिर लंबवत चलेगी। तो आपकी बार देख रहे हैं आप दिशा अपनी पूर्व दिशा के ठीक विपरीत दिशा में होगी, और इस बाउंड्री से तो ये सीधी निकली जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो ए प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरण थी वो परावर्तन के पश्चात उसी और विपरीत दिशा में ये मुड़ गई, यानी कि 180 डिग्री पर रोटेशन हो गया। अगर हम यहाँ पर एक दूसरी किरण और डालें, मान लीजिए कि ये कोई एक बी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, ये कोई बी स्रोत है, तो यहाँ से फिर उसी तरीके से ये एक बार परावर्तित होगी और फिर दूसरी बार परावर्तित होगी। तो अब की बार एक स्रोत से चलने वाली किरण का मार्ग ए डैश की ओर, तो बी से चलने वाली किरण का मार्ग बी डैश की ओर आप देख रहे हैं परावर्तित हो गया। और यहाँ आप देख रहे हैं किरणों का मार्ग भी परिवर्तित हो गया, मतलब लेटरली शिफ्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि प्रकाश की किरण
शिफ्ट भी हो जाए उसका मार्ग, लेकिन दिशा वही रहे। तो एक बार प्रिज्म की एक और स्थिति हो सकती है कि मान लीजिए हम प्रिज्म की स्थिति एक साइड की, एक कोने की हम रख रहे हैं, वो इतना कोण हो कि कोई भी प्रकाश की किरण इसके आधार के समानांतर अगर आए, आप देख रहे हैं यहाँ पर विरल से सघन में जा रही है क्योंकि वायु से कांच में जा रही है किरण, तो यहाँ तो हर हाल में ये अपवर्तित ही होगी। लेकिन अपवर्तन के पश्चात जब ये आगे बढ़े और ये अब आधार पर टकराए, तो वहाँ पर इसका जो आपतन कोण है, यहाँ पर खींचे गए अभिलंब से आप देख रहे हैं जब ये कोण बनेगा और ये कोण अगर क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, तो ये फिर अब अपवर्तित होने की बजाय, क्योंकि इस समय ये अब सघन से विरल में जा रही है कांच से वायु में, तो यहाँ अपवर्तन होने की बजाय यहाँ परावर्तन हो जाएगा। और अब इस परावर्तित किरण को हम इसी तरह के एक दूसरी बाउंड्री बना करके उतने ही कोण पर हम इसको जब यहाँ डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपतन कोण अपवर्तन की स्थिति यहाँ बन रही थी वही अपवर्तन की स्थिति पलट जाएगी, तो प्रकाश की किरण आपकी अपवर्तित हो जाएगी। अगर एक दूसरी किरण और डालें हम इसी तरीके से, तो आप देखिए अब की बात, ये यहाँ पर अपवर्तित होगी पहले की तरह से, और चूंकि दूसरी प्रक्रिया में सघन से विरल में जाते समय फिर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तो यहाँ परावर्तन हो जाएगा। और परावर्तित किरण जब ये इस दूसरी बाउंड्री से टकराएगी, तो आप देखेंगे अपवर्तित ही होगी, परावर्तित नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि ए से चलने वाली, किसी ए स्रोत से आने वाली किरण, उसका मार्ग ए डैश ये था, तो किसी दूसरे उससे नीचे किसी स्रोत से आने वाली किरण का मार्ग आप देख रहे हैं उससे ऊपर हो गया, यानी कि फिर दोबारा से किरणों का मार्ग लेटरली शिफ्ट हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं दिशा वही रही। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम अपने आवश्यकता अनुसार लाभ उठा लेते हैं। एक बहुत कीमती पत्थर होता है जिसे हम डायमंड कहते हैं, हीरा, उसको बनाने वाले कारीगर की खूबी इसी बात की है कि वो उसमें किस तरीके से कितने एंगल देता है, और आप देखेंगे कि उसमें जो कटिंग की जाती है उस कटिंग की ही विशेषता है। दूसरी बात, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 2 से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसी अपने गुण के कारण ही डायमंड किसी भी एंगल से आप खड़े होकर देखिए तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। इस डायमंड के क्रिस्टल में कोई भी अगर प्रकाश की किरण एक बार एंटर करेगी, तो यहाँ अपवर्तित होकर के किसी भी तल पर अगर टकराएगी, तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होंगी। तो जैसे ही परावर्तित होगी, तो उस दिशा में अपवर्तन के बाद उधर खड़े हुए व्यक्ति को दिखाई दे जाएगी। अगर ये बाई चांस यहाँ अपवर्तित हो भी गई, तो किसी दूसरे तल से टकरा करके फिर परावर्तन हो जाएगा, तो अब की बार उस दिशा में बाहर निकल करके अगर वो पहुंची तो किसी उस दिशा के व्यक्ति को दिखाई दे जाएगी। यानी कि वो जो प्रवेश करने वाली किरणें हैं वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, हर सतह से परावर्तन होने की संभावना के कारण बाहर निकल जाती है। जिस दिशा से देखते हैं उसको, उसी दिशा से हमें वो किरणें दिखाई देती है, तो हमें लगता है कि हमारा डायमंड बहुत चमकीला है। तो यहाँ भी हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए इसी तरह की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित और घटनाएं देखते हैं। अक्सर रेगिस्तान या गर्म प्रदेशों में या भरी गर्मियों में, सामान्यतः शहरों की सड़कों के आसपास, हम एक घटना देखते हैं जिसे हम कहते हैं मरीचिका, मिराज। और ये मिराज क्या है कि मान लीजिए जहाँ गर्मी ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जैसे रेगिस्तान का इलाका, ये मान लीजिए ज़मीन की सतह है और गर्म होने के कारण आप देखिए यहाँ पर हवा जो होगी वो गर्म होगी। तो यहाँ की हवा बनिस्पत ऊपर की सरफेस के ज़्यादा गर्म होने के कारण ये विरल होती है। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, तो घनत्व कम होने के कारण उसका प्रकाशिक घनत्व भी तुलनात्मक रूप में कम होने के कारण हम कहते हैं कि प्रकाशिकीय नीचे विरल और ऊपर सघन होती है। यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर वायुमंडल की सघनता बढ़ती जाती है, नीचे ज़्यादा गर्म होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ बहुत सारी इस तरीके की वायुमंडल में लेयर्स हैं अलग अलग टेम्परेचर की, और इनमें भी आवागमन, मतलब इधर उधर हिलोर सी बनी रहती हैं हवा की मोशन की वजह से। अब मान लीजिए कहीं दूर कोई एक पेड़ खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए कोई एक रेगिस्तान का कोई एक पेड़ है, तो मान लीजिए कि इस पेड़ की चोटी से कोई एक प्रकाश की किरण आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने का मतलब है जब ऊपर सघन है तो हम कहेंगे सघन से विरल की ओर चली, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। पता चला अगली लेयर फिर दोबारा से और विरल मिली तो और दूर हट जाएगी।
लेकिन अभी इन परतों के बीच में जो भिन्नता है प्रकाश घनत्व के आधार पर, उस आधार पर क्रांति कोण अभी इतना है कि ये आपतन कोण उस क्रांति कोण से अभी बढ़ा नहीं है। तो पता चला कि कुछ लेयर पार करने के बाद अभिलंब से दूर हटते हटते एक स्थिति ऐसी आई विशेष लेयर पर कि उसका आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो गया। अब प्रकाश की किरण अगले माध्यम में यानी कि अगली लेयर में पहुंचने की बजाय यहीं पर परावर्तित हो जाएगी और अब इसका संचरण विरल से सघन की ओर होना शुरू हो गया। अभी तक तो सघन से विरल में हो रहा था, लेकिन अब नीचे से ऊपर की दिशा परिवर्तित होने के कारण अब ये विरल से सघन में चलेगी। तो अब अभिलंब की ओर झुकेगी, तो पता चला और झुकी, अब और झुकी, और जैसे झुकी तो वहां पर कोई एक दर्शक खड़ा हुआ था, उसकी आंख में प्रवेश कर गई। तो उस दर्शक को नहीं पता कि किरण कहाँ से आ रही है, उसको तो केवल उसकी आंख में प्रवेश करने वाली किरण की दिशा से मतलब है। तो उसको लगेगा, इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाएं, कि ये किरण तो उसको कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, और चूंकि वो पेड़ की चोटी से आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर उसको चोटी नजर आएगी पेड़ की। और पेड़ की चोटी उल्टी किस में नजर आती है? जब वहाँ पानी भरा हुआ हो, तो उसको भ्रम हो जाएगा कि यहाँ कहीं पानी है जिसमें उसकी परछाई दिखाई दे रही है, यानी कि रेगिस्तान में दर्शक को वहाँ पानी होने का भ्रम बन जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं मरीचिका। ऐसे ही ठंडे प्रदेशों में बनता है लूमिंग। लूमिंग उसे भी हम मरीचिका कह सकते हैं, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। और वो क्या है कि वहाँ उल्टा होता है कि ये मान लीजिए वाटर लेवल है, और चूंकि ठंडे प्रदेश कह रहे हैं हम और बहुत ही ज़्यादा ठंडे स्थान की बात कर रहे हैं जहाँ बर्फ़ जम जाती है, तो आप देख रहे हैं कि ये ठंडी जगह है, ठंडा तल है पानी का, तो इसके पास की हवा आपकी बात ठंडी होगी, और इसकी तुलना में ऊपर की हवा थोड़ी सी कम ठंडी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सघन वायु है और यहाँ थोड़ी सी विरल वायु है। अब मान लीजिए यहाँ कोई एक जहाज है या कोई एक नाव है, और उसके सामने कहीं बहुत दूरी पर कोई एक टावर हाउस है जहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर हवा की अलग अलग लेयर माने, तो यहाँ से चलने वाली कोई किरण सघन से विरल में चलेगी, और जब वो सघन से विरल में चलेगी तो मान लीजिए इस तरह से, तो अभिलंब से दूर हटेगी, फिर हटी, फिर और हटी, और हटते हटते पता चला कि किसी एक लेयर पर उसका आपतन कोण इतना बना कि वो क्रांति कोण से बढ़ गया। तो जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बढ़ा, तो अब ये परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होते होते अगर वो किसी ऑब्जर्वर की आंख में, मान लीजिए ये आई है, तो ये मान लीजिए, तो जैसी आएगी तो इसको उसकी आंख में ये किरण आती हुई प्रतीत होगी, तो उसको लगेगा जैसे कि ये उस दिशा से आ रही है, यानी कि ये जो बोट थी ये उसको यहाँ पर उल्टी नजर आएगी, और उसको भ्रम हो जाएगा कि हवा में चित्र बन रहा है। पहाड़ियाँ जो हैं वो अक्सर पलट जाती हैं, ठंडे प्रदेशों में देखने वाले को जो ग्लेशियर होता है वो उल्टा नजर आ जाता है। तो ये जो घटना घटती है, ठीक इस घटना का उलट है। तो इसे हम ठंडे प्रदेशों की मरीचिका लूमिंग कह देते हैं, और ये गर्म प्रदेशों की मरीचिका है मिराज कह देते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पूर्णांतरिक परावर्तन लागू हो रहा है। इसी तरह से कम्युनिकेशन क्षेत्र में एक ऑप्टिकल फाइबर का काफ़ी महत्व है। ऑप्टिकल फाइबर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या कोई लाइट है, उसको हम एक पॉइंट से और दूर तक बिना एनर्जी लॉस के हम भेज सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए जैसे सिलिका और ग्लास, हम इसका पेयर बना लें, इसमें हम जिसका ज़्यादा घनत्व होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशी घनत्व, उसका हम एक पाइप बनाते हैं, और इसके ऊपर हम दूसरे कम घनत्व वाले मटेरियल का एक लेप कर देते हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि एक वो ठोस पाइप है, और ठोस पाइप में अंदर वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस है बनिस्बत बाहर के। अंदर वाले को हम कहते हैं कोर, और बाहर वाले को हम कहते हैं क्लैडिंग, यानी कि कोर की तुलना में क्लैडिंग का अपेक्षित जो अपवर्तनांक है वो कम होता है, और इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा दुकान पर एक शोपीस होता है जिसमें किसी गुलदस्ते में बहुत सारे फाइबर
का एक गुच्छा रखा रहता है और यहाँ एक लाइट की व्यवस्था होती है। जब हम स्विच ऑन करते हैं लाइट बल्ब जलता है, तो यहाँ इसके किनारों पर लाइट जलती हुई दिखाई देती है। तो बड़ा खूबसूरत एक लैंप बनता है, ये शोपीस बनता है। तो वो चीज़ें, ये जो पाइप है, ये पाइप आपका एक तरीके से यही है। तो इसमें हम कांच प्लास्टिक ले सकते हैं या कांच और क्वार्ट्स ले सकते हैं, क्वार्ट्स के फाइबर इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पेयर हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से हम ये देख रहे हैं कि अगर इसका अपेक्षित घनत्व N1 और बाहर वाली क्लैडिंग का N2 है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि N1 हमेशा N2 से ज़्यादा हो। और जब हम इधर से कोई सिग्नल देते हैं, तो सिग्नल अमूमन इसमें पैरेलली एंटर करेगा इस पाइप के। तो अगर किसी एंगल पर एंटर करा है, तो जैसे ही सरफेस पे टकराएगा, तो आप देखिए अब वो सघन से बाहर वाला जो क्लैडिंग है उसमें वो विरल है, तो सघन से विरल में प्रवेश करने की प्रक्रिया में अविलंब से जो आपतन कोण बनेगा वो क्रांति कोण से बड़ा होते ही ये ठीक परावर्तित हो जाएगा। और जैसे ही परावर्तित होगा, फिर दोबारा से इसकी दूसरी इंटरनल सरफेस पर टकराएगा और यहाँ ट्रांसमिट होने की कोशिश करेगा दूसरे माध्यम में। तो फिर वही प्रक्रिया होगी कि आपतन कोण जो कि क्रांतिक कोण से जो यहाँ परावर्तन हुआ है वो यहाँ कोण बनेगा, और वो पहले से ही हमारा निर्धारित हो गया कि क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो फिर से परावर्तन हो जाएगा। तो ये परावर्तन की प्रक्रिया एक बार शुरू होते ही ये बननी शुरू हो जाएगी। आप इसको कहीं मान लीजिए हमें कट लगाना है, तो आप कट लगाइए, और आपका ये पीस बेकार हो गया है या ख़राब हो गया है किसी तरीके से दबाव से, तो आप इतना हिस्सा निकालिए, इसको फिर से जोड़ दीजिए, फिर वही प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी, चूंकि पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए 95 से लेकर के 99% तक की एनर्जी हमारी वो काम आ जाती है, लॉस कम होता है। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो एंडोस्कोपी जो होती है, एंडोस्कोपी, तो उसमें यही होता है। हम ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही मुंह में डॉक्टर जो है वो एक पाइप सा डालता है, और जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ तक वो पाइप जाता है। तो ये मान लीजिए हमारा मुंह है और उसमें हमने पाइप डाला, तो यहाँ मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, हमारे बॉडी का पार्ट है, तो वहाँ जब पाइप जाएगा तो ठीक क्लैडिंग और कोर के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, अपवर्तनांक की वजह से, यहाँ जो भी हमें चीज़ देखनी है उनसे चलने वाला प्रकाश जब यहाँ पड़ेगा, तो वो ठीक पूर्णांतरिक परावर्तन होते हुए बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे मॉनिटर हैं वो उसको ऑब्जर्व करके रीडिंग ले लेंगे। तो हमें पता लग जाता है, बाहर बिना अंदर ऑपरेशन किए, बिना बॉडी को कट किए, बाहर से ही हम भीतर का पता लगा लेते हैं। तो ये एंडोस्कोपी में काम आता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है, और इसमें भी हम देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का विशेष महत्व है। तो इस तरीके से ये हमने पूर्णांतरिक परावर्तन को समझा। तो चलिए, ये तो हमने अब तक समतल तलों पर दो सतहों के बीच में एक समतल बाउंड्री थी, और तब हमने प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया को समझा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो सतहों के बीच में वो बाउंड्री फ्लैट ना होकर के कर्ड हो, उभरी हुई हो या दबी हुई हो, यानी कि गोलीय शेप लिए हुए हो। तो उस स्थिति में वहाँ प्रकाश के अपवर्तन को हम किस तरह से समझेंगे, वहाँ जो स्नेल का नियम लागू होगा, उस स्नेल के नियम को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, या उस नियम का फ़ायदा उठाते हुए हम किसी वस्तु के और उसके बनने वाले प्रतिबिंब को आपस में कोरिलेट कर पाएंगे। चलिए, तो गोलीय तलों पर हम अब की बार अपवर्तन समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे, लेकिन गोलीय तलों के लिए।